So, hello everyone. So today's topic is going to be our revolt 1857. हमने इससे पहले कि आपके जितने भी टॉपिक्स थे लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो हम कवर कर चुके हैं। लास्ट हमने लॉर्ड डलहौजी पे फिनिश किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज गोइंग टू बी योर रिवॉल्ट 1857, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवॉल्ट्स। आई गेस सबने एक ना एक बार तो सुना ही होगा अबाउट योर रिवॉल्ट 1857, राइट? तो बस आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जब हम रिवॉल्ट 1857 की बात करते हैं तो इसको इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 टू 59 भी बोला जाता है, जो आपका वाइड स्प्रेड हुई थी बट बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल रेबेलियन रही थी अगेंस्ट योर ब्रिटिश रूल और वी कैन से योर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल, राइट? अब देखो हुआ क्या था, बहुत ज्यादा जैसे हमने पीछे पीछे आपके देखा कि ब्रिटिशर्स जो है ना बहुत ज्यादा स्लेवरी फैला रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंडियंस पे रौब जमा रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस है बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, राइट? तो बस उस उन्हीं परेशानियों जैसे वो परेशानियां बिल्डअप होती गई धीरे धीरे, तो बस उन्हीं परेशानियों की वजह से इंडियंस को क्या करनी पड़ती है, एक जंग छेड़नी पड़ती है, एक आंदोलन करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिवॉल्ट 1857 कंसीडर किया जाता है। ये जो रिवॉल्ट है आपका 57 से चलता है, लगभग 59 इसलिए बोला है बिकॉज इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो हमें आफ्टर दिस रिवॉल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं बिग स्टेप कंसीडर किए जाते हैं बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद ये वाइड स्प्रेड हुई तो हुई बट अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिटी की कमी थी, राइट? इसीलिए अनसक्सेसफुल रही। तो बस आज हम इसी रिवॉल्ट को डिटेल में समझेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में रिवॉल्ट 1857 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली उसको एस कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट ना। अब सबसे पहले द रिवॉल्ट पढ़ लेते हैं। देखो जो रिवॉल्ट है वो आपके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की गई है कि आपको वो डिटेल में समझ आ सके, ठीक है? सबसे पहले ये क्या था, इट वाज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ये क्या था, एक तरीके से आपका फर्स्ट स्टेप था इसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के ये जो अत्याचार था उसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं तो ये क्या था, आपका पहला स्टेप कंसीडर किया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है? किसको? रिवॉल्ट 1857 को। देन जब ये इट बिगिंस एज अ रिवॉल्ट ऑफ द सिपॉय of the British in East India Company army but eventually secured the participation of the masses। अब होता क्या है देखिए, ये जो एक तरीके की आपकी रिवॉल्ट थी ये शुरू तो एक सोल्जर के लिए हुई थी या एक सोल्जर की वजह से हुई थी, बट कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गए, सारे इंडिया के जो लोग हैं वो आके जुड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो रिवॉल्ट थी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साबित हुई। उसके बाद इस रिवॉल्ट के बहुत सारे नाम्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं द सिपॉय म्यूटिनी बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रेबेलियन, ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेशन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या बोली गई है, रिवॉल्ट 1857 को बोली गई है। अब एक चीज याद रखना कि ये जितने भी क्वेश्चन ये नाम पड़े हैं ना, इन सारे नाम को डायरेक्ट पूछा जाता है, मान लिया जाता है कि ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या बोला है तो उनके लिए द सिपॉय म्यूटिनी हो जाएगी, ठीक है? देन फिर इंडियन हिस्टोरियंस ने क्या बोला है तो क्या बोल सकते हैं, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रेबेलियन बोला है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि हाँ ये क्या क्या होता है, तो वो आपको डायरेक्टली आंसर करने पड़ते हैं। मेजरली रिवॉल्ट हुई किस लिए थी, शुरुआत एक सोल्जर ने की, बट कहीं ना कहीं इसमें बाकी जितने भी सारे इंडियंस हैं वो आके जुड़ गए, जिसकी वजह से रिवॉल्ट हमें बहुत ज्यादा कारगर जो है देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ऐसे क्या कॉजेज थे जिनकी वजह से रिवॉल्ट जो है हुई भी है। एक और चीज, मैक्सिमम ऑफ जो हम कॉजेज पढ़ेंगे वो आपको पता है मैक्सिमम, क्योंकि पीछे हमने जो भी टॉपिक पढ़े उसमें देखा है, एबोलिशन हमने बहुत सारी देखी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखी है, सब्सिडरी अलायंस देखी है, तो यही सारे जो हैं इस रिवॉल्ट के कॉजेज हैं। तो मैक्सिमम चीजें हमने पीछे पढ़ रखी है, बस यहाँ पे मैं फटाफट से क्विकली आपको ब्रीफ समझाती जाऊंगी ताकि आप सारे टॉपिक को कनेक्ट करके चल पाए।
सबसे पहले आता है पॉलिटिकल। जब मैं पॉलिटिकल कॉजेज की बात करती हूँ तो पॉलिटिकल कॉज में देखो सबसे पहले हाईलाइट क्या हो रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है हाईलाइट हो रहा है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, मान लेते हैं कि एक किंग है एंड उसका कोई भी बायोलॉजिकल मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो उसका किंगडम होगा वो किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, ठीक है। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता था कि अगर किसी भी इंडियन किंग या क्वीन का बायोलॉजिकल सन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका किंगडम जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा पॉलिटिकल रीजन बनता है वो सबसे पहले क्या बन जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही बन जाता है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ वर डिसलॉग्ड। मतलब जो बहुत सारे आपके बड़े बड़े अथॉरिटी पे लोग बैठे होते हैं इंडियंस, उनको क्या कर दिया जाता है, एक तरह से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगर हम बाकी ब्रिटिशर्स की बात करते हैं जो सेम रैंक पे बैठे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता था। बट वहीं अगर हम बात कर लेते हैं आपके इंडियंस की तो उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कंसीडर किया जाता था। फिर ये चीज दैट रानी लक्ष्मीबाई एडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। बिल्कुल सही, ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। कि देखिए झांसी की रानी, जो हम जिनको झांसी की रानी बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी, उन्होंने क्या कर लिया था, उनका कोई बायोलॉजिकल सन चाइल्ड नहीं था, प्रेजेंट में था बट उसकी एक अलग हिस्ट्री है कि उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो वो क्या कर लेती हैं, एक मेल बेबी को अडॉप्ट कर लेती हैं, बट एज पर द ब्रिटिशर्स उस बेबी को अलाउ नहीं किया जाता है टू सिट ऑन थ्रोन। तो बोला जाता है कि एज पर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये जो आपका किंगडम है वो आप हमें दे दीजिए, राइट। तो ये बनता है आपका क्या, पॉलिटिकल रीजन। अभी और भी है। नेक्स्ट, सिर्फ यही नहीं होता है, जो आपके सतारा होता है, नागपुर होता है, झांसी होता है, ठीक है, जाटपुर होता है, संबलपुर होता है, उदयपुर होता है, ये सारे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर क्या कर लिए जाते हैं, एनेक्स कर लिए जाते हैं, ठीक है। अवध को भी बाय लॉर्ड डलहौजी क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। वहां के जो नोबल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, रिटेनर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, जॉबलेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी इंडियंस क्या हो जाते हैं, आपके गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। कि जो इंडियंस है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि भाई जितने भी हमारे नोबल्स हैं उनको निकाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी बात नहीं कंसीडर की जाती है। देन फिर क्या होते हैं, द मया कन्वर्ट ऑफ अवध, की जो अवध है उसको रॉयल स्टेट इनटू हॉट बेड डिसकंटेंट एंड इंट्रीगेट क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अवध जिसको हम बहुत ज्यादा अच्छी स्टेट मानते थे उसके साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस किया जाता है, ठीक है, एंड उसको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट जो है नहीं दी जाती है, ठीक है। वहाँ मेनली होता क्या है अवध में, जैसे कि आपने बैटल में पढ़ा था, अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो हमने बैटल में पढ़ा था ना। तो बैटल में हुआ क्या था कि जो नवाब ऑफ अवध है ना वो हार गए थे, जिसकी वजह से ही जो अवध की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और उस पर्टिकुलर बैटल के बाद ही जो ब्रिटिशर्स थे वो अवध को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अवध के साथ थोड़ा सा जैसे भेदभाव होता है ना वो कर रहे थे। तो वही यहाँ पे चीज जो है बताई गई है कि एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी जगह एनेक्स तो की, बट एक अवध उसमें ऐसा था जहाँ के लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। फिर थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले क्या था, इट लेके कौन आए थे, आपके लॉर्ड डलहौजी जी लेके आए थे, कब, इन ईयर 1840s, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, इट इन्वॉल्व ब्रिटिशर्स प्रोहिबिटेड हिंदू रूलर्स विदाउट अ नेचुरल हेयर adopting successor after the ruler died, abdicate annexing his land, ठीक है। ये चीज कह दी गई थी, वही बात कि देखो एक किंग है, उसका कोई भी बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी उसका किंगडम होगा वो कौन ले लेगा, ब्रिटिशर्स ले लेंगे। इसका एग्जाम्पल भी देखा हमने पीछे,
झांसी, सतारा, नागपुर, तो ये सारे क्या थे, इसके एग्जाम्पल्स भी हमें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अभी हुआ क्या, दोज प्रॉब्लम्स एडेड ग्रोइंग द डिसकंटेंट ऑफ योर ब्राह्मण। सबसे मेजर जो ये प्रॉब्लम आई फिर ये ब्राह्मण्स को आई कि यार ब्राह्मण्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कंसीडर किया जाता है कहीं ना कहीं, अगर हम बात करते हैं आपके पूरे हिंदू जो आपका कास्ट सिस्टम होता है उसमें, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा था। उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो रॉयल्टी थी, उनकी जो एक रिस्पेक्ट थी, उस पर भी बहुत ज्यादा क्या होता अफेक्ट पड़ रहा था बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या बन गई थी, आपकी एक पॉलिटिकल रीजन जो है हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट आता है फिर सोशल एंड रिलीजियस कॉज। जब मैं सोशल और रिलीजियस कॉज की बात करती हूँ तो सबसे पहले क्या था, द रैपिडली स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहां अगर घर की जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहन रही थी, तो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके वो क्या पहनने लग गई थी, आपके जीन्स पहनने लग गई थी, टॉप पहनने लग गई थी। आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे, बट या बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ रही थी। जैसे पहले जो इंडियन फीमेल्स थी वो बात नहीं करा करती थी, बट बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, वो बात करने लगी थी, वो लड़ने लगी थी, वो बहस करने लगी थी। तो बहुत सारी जो चीजें थी जो क्या कर रही थी, कंट्री को एक अलार्म दे रही थी कि हाँ कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर ठीक नहीं है और हमें अपनी कंट्री को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज है, देखो, चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जल्दी। देर इज नो हार्म, अगर फीमेल आपको कुछ बोल रही है, लड़ रही है, तो देर इज नो हार्म इन इट, बट एट दैट टाइम दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंज। दे वर लाइक, हम कैसे एकदम से अपने आप को बदल ले, बिकॉज हमारी जो हम छोटे थे, हमें जो सिखाया गया है हम तो उसी पे चलेंगे, राइट। तो मेजर केसेस यही आया था। नेक्स्ट क्या था, 1850 में क्या हुआ, एक एक्ट हुआ, जैसे कि हिंदू लॉ इनहेरिटेंस इनेबलिंग अ हिंदू who had converted into Christian to inherit his essential properties। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा था, धर्म जो यहाँ पे लिखा है ना, रिलीजियस कॉज, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक हिंदू है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियन में। तो अगेन ये कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा हार्म था कि यार हमारा एज अ इंडिविजुअल हिंदू धर्म बहुत स्ट्रांग है, तो वाई दे आर जस्ट, हमें क्यों ऐसे लालच दे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़े, अपना जो धर्म है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़े। तो ये भी क्या बन गया था, एक आपका एक जो है रिलीजियस कॉज जो है बन गया था। देखो सोशल का कॉज होता है कि भाई सोसाइटी जैसे हम रह रहे हैं, जैसे हम ग्रुप में रह रहे हैं, तो तोड़ तोड़ के दो दो में रहना शुरू करवा देना, दिस इज की सोशल लाइफ पे अफेक्ट पड़ रहा है। रिलीजियस माने कि कोई भी आपका धर्म है, ठीक है, और आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उस धर्म की चीजें करने से रोकना, या उस धर्म की जो आप चीजें कर रहे हो उस पर चेंज कर देना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो हम सोशल एंड रिफॉर्म जो कॉजेज होते हैं रिलीजियस उसमें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिला कि द पीपल वर कन्विक्टेड दैट द गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियन। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को देख के, सेकंड पॉइंट को देख के लोगों को ये लगने लग गया कि यार जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स दे वांटेड अस टू कन्वर्ट इन क्रिश्चियन। अब यहाँ पे आई हैव यूज्ड अ वर्ड इंडियन बिकॉज इंडियन जो है, ठीक है, वो आपके सारे ही 6 मेजर रिलीजन से मिलके बने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक नहीं, यहाँ पे इन्होंने ये दर्शाया कि हर जो हमारा धर्म है उस पर कहीं ना कहीं क्या है, एक खतरा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखो जो कहीं ना कहीं चीज बिल्कुल ठीक थी, बट अगेन मैंने क्या कहा कि जो पास्ट में आपके इंडियंस थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यार सती बंद कर दी, फीमेल इन्फेंटिसाइड बंद कर दी, ठीक है, लीगलाइजेशन शुरू कर दी, विडो रीमैरिज शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसे लगने लग गया लोगों को कि क्या है कि खतरा है हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे, क्योंकि देखो सती नहीं होगी, विडोज बैठी रहेंगी, विडोज बैठी रहेंगी तो भाई जो कुंवारे लड़के हैं, ठीक है, वो उनसे शादी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो सोसाइटी का माहौल है वो हमें यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं बात करती हूँ एबोलिशन ऑफ सती, एबोलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन है, राइट। बट अगेन वही बात कि जो पास्ट इंडिया के लोग थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंज, राइट। दिस वजह से क्या होता है कि एक ये कॉज बन के हमारे सामने आता है। देन एक्सक्यूज मी, देन यहाँ पे हमें क्या देखना देता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ए वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे,
को यहाँ पे क्या कह दिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर कह दिया गया है। बिकॉज देखो जो पास्ट टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे बच्चों को या फिर स्पेसिफिकली मेंशन तो फीमेल्स को भेजा नहीं जाता था पढ़ने, ठीक है, बट बहुत ज्यादा आफ्टर फाइट्स के बाद लड़कियों को भेजे जाने लगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि वो इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर रहे थे, जिससे लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो हमारी एक मिट्टी है, हमारी जो एक लैंग्वेज है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो सारे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में ही आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारी रूट लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, कोंकण, जो भी था, जो भी रूट लैंग्वेज होती थी रेस्पेक्टेड लोगों की, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। देन यही देखने को मिला कि बहुत ज्यादा इस चीज में ऑर्थोडॉक्सी थी। ऑर्थोडॉक्स यानी पिछड़े जो समाज के ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है, उनको ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, ठीक है। और पहली बार ऐसा था कि ये चीज हिंदूज और मुस्लिम में भी सेम थी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नहीं चाहते थे कि हमारा जो एजुकेशन कल्चर है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आए। बिकॉज हिंदू में हम शास्त्र के बारे में पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, एंड मुसलमान में हम मुदस्सरा जो होते हैं वहां पे अपने धर्म के बारे में पढ़ते थे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कर दिया, टेलीग्राफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस है वो थोड़ा सस्पेक्ट हो गए कि यार ऐसा क्यों कर रही है, इंडिया में वेस्टर्न कल्चर क्यों ला रहे हैं, इंडिया में रेलवे क्यों बना रहे हैं, इंडिया में टेलीग्राफ क्यों बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्या जरूरत है इनको बनाने की, कहीं हमें हड़पना चाह रहे क्या, कहीं हमारी जमीन हड़पना चाह रहे। तो देवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड देवर नो आंसर, ठीक है, कोई इंसान भी नहीं था उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, तभी कहीं ना कहीं ये क्या बन जाता है, वन ऑफ योर कॉज बन के दिखता है। और वो भी कौन सा, सोशल एंड योर रिलीजियस कॉज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक कॉज। देखो इकोनॉमिक कॉज अगर मैं सीधी बात करूं तो यहाँ पे हम आपके इनडायरेक्टली रेवेन्यू जो सिस्टम्स है ना उनकी ही बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ इन रूरल एरिया जो आपके पीजेंट्स से, जमींदार से, वन इन्फ्यूरिएटेड बाय हेवी टैक्स ऑन लैंड एंड इन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, की क्या देखने को मिलता है हमें जब हम आपके इकोनॉमिक कॉज पे जाते हैं, कि चाहे आपके पीजेंट्स हो जाए, चाहे आपके फार्मर्स हो जाए, ठीक है, चाहे आपके जमींदार हो जाए, ये क्या थे, बहुत ज्यादा हैवी टैक्स में डूबे हुए थे, ठीक है, इनको लोन लेना पड़ रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो ये बहुत ज्यादा हैवी टैक्स में डूबे हुए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं दे वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर लिविंग एज वेल, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद क्या देखने को मिला, many among of these group were unable to meet the heavy revenue demand, repay their loans to lenders, eventually losing the land, and they had हेल्ड फॉर द जनरेशंस। अब यहाँ पे फिर रिजल्ट क्या होता है, अब इनको हैवी टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या ले लेते थे, लोन ले लेते हैं। हमने आपके पीछे जमींदार सिस्टम पढ़े हैं, उसमें भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में ऑलरेडी आपको समझाई गई हैं, ठीक है। तो यही बात की गई कि यार इनको लोन लेना पड़ता था। अब फिर देखो पहले ही वो इंसान टैक्स नहीं पे कर पा रहा है, टैक्स को पे करने के लिए उसने लोन लिया है, तो वो इंसान कहाँ से आपका लोन दे पाएगा। जिससे होता क्या था कि चलो कोई ना, मान लेते हैं ब्रिटिशर्स ने नहीं, लेकिन जो उनके लेंडर्स है जिनसे उन्होंने लोन लिया था, वही क्या करते थे, उनकी जो जमीन है वो ले जा लेते थे। अब इससे होता क्या था, जब उनकी जमीनें चली जाती थी, जमीनें उनकी चली जाती थी, तो उनके पास कुछ बचता नहीं था अपने गुजारे के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक जमीन जो है ना एक बहुत ज्यादा इमोशन से जुड़ी होती है, बिकॉज वो उनकी बहुत ज्यादा पुश्तों की पुरानी जमीन होती है, एंड आगे भी उन्होंने अपनी जनरेशन के लिए बचा के रखी होती है, ठीक है। तो ये क्या था, वन ऑफ योर इकोनॉमिक रीजन एज वेल। देन हुआ क्या कि जो लार्ज नंबर ऑफ सिपॉइस थे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके जो सोल्जर्स थे, या जो मैक्सिमम नंबर के लोग थे जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, वो कहीं ना कहीं किससे बिलोंग कर रहे थे, जो आपकी पीजेंट्री क्लास थी वहीं से बिलोंग कर लेते, ठीक है। उनकी जो फैमिलीज है कहीं ना किसी विलेज से क्या कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उनके फैमिली विलेज जो है सब बहुत ज्यादा अफेक्टेड हमें जो है दिखाई दे रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आता है, देयर वाज एन इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड इनटू इंडिया व्हिच रूइंड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स जो थे दे वर नॉट स्टेबल, वो एक डिसीजन पे टिकने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि हम जो हमारे इंडस्ट्री रेवोल्यूशनर है उसको इंडिया लेके जाते हैं, इंडिया भी कपड़े बनाते हैं और इंडिया से कपड़े बेचते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि जो इंडिया की भी
टेक्सटाइल की एक इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होने जो है यहाँ पे लग जाती है। जैसे आप देख भी सकते हैं कि क्या हो जाता है, एक जो इंडस्ट्री होती है उसको खत्म ही कर दिया जाता है, र्यून कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर। फिर क्या कर देते हैं कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है, ठीक है, हैड टू कम्पीट विद अ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स। अब ये जो हैंडीक्राफ्ट होते थे, आपको पता है हैंडीक्राफ्ट जो है हाथों से चीजें बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, यही कि जो लास्ट में आपके हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले जो लोग थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको compete करना पड़ रहा था, वो भी नहीं ना, वो भी किसी इंसान से नहीं compete करना पड़ रहा था, दे हैव टू compete विद अ काइंड ऑफ अ मशीन जो क्या बना रही थी, गुड्स बना रही थी। किन के लिए गुड्स बना रही थी, तो जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनके लिए कहीं ना कहीं वो है गुड्स बना रही थी, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपके इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ योर रिवॉल्ट 1857 में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री कॉज। द रिवॉल्ट 1857 began as a sepoy mutiny. Indian sepoy forward more than 87% of British troop in Indian but were considered inferior to British soldiers. अब मिलिट्री कॉज में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला कि जो आपके इंडियंस थे ना, उनके साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन की, देखो डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता था कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स हो चाहे या इंडियन हो, है तो उनकी रैंक सेम ही, बट कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स होते थे इंडियंस को क्या करते थे, नीचा दिखाते थे कि तुम भारतीय हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम हमारे अंडर काम करते हो। तो इसलिए जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे, चाहे फिर वो इंडियन हो, ठीक है, चाहे ब्रिटिशर्स हो, तो उन दोनों में से इंडियंस को क्या फील कराया जाता था, इंफीरियर फील कराया जाता है। इंफीरियर का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा दबा कुचला सा उनको फील कराया जाता था कि वो क्या है, बहुत ज्यादा दबे से कुचले से हैं, ठीक है, तो उनको उठने का हक नहीं है, ऐसी ऐसी चीज उनके साथ जो है की जाती है, ठीक है। सिमिलरली इंडियन सिपाही वो पेड लेस देन यूरोपियन सिपाही। अब यहाँ पे जब बात आती है सैलरी की, तो यही होता था कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनको अगर 500 रुपए मिल रहा है तो इंडियन को कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। तो बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता था, हमें डिफरेंस देखने को मिलता था, मोर देन 50% का डिफरेंस भी कई बार जो है हमें देखने को मिला है, राइट। तो बस उसी वजह से जो आपके इंडियन सिपाहीज थे वो क्या करते, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहे थे कि हम जो हैं कैसे इस चीज को खत्म करें। उसके बाद क्या कर दिया गया था, दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरिया अवे फ्रॉम देयर होम्स, कि जो आपके इंडियन सोल्जर्स होते थे सिर्फ उन्हीं को कहाँ भेजा जाता था, घर से बहुत दूर भेजा जाता था, ठीक है। जो आपके ब्रिटिश सिपाही होते थे उनको नहीं भेजा जाता था, उनको घर के पास ही रखते थे, लेकिन जो इंडियंस उनको दूर दूर भेज दिया जाता था कि यार तुम दूर जाके काम करो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। जिससे अगेन क्या हो रहा था, जो आपके इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे थे। फिर होता क्या है, इन 1856 लॉर्ड कैनिंग इशूड द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट बाय एक्ट which required that सिपाही must be ready to serve even in British land across the sea। फिर इनसे क्या करा लिया गया, आपका एग्रीमेंट साइन करा लिया गया, ठीक है। और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो इंडियंस होंगे, इंडियन ट्रूप्स होंगे, उनसे उनसे साइन कराया जाएगा इस पे, जिसपे लिखा होगा कि अगर इंडियन ट्रूप्स को ब्रिटिशर्स जो है 7 समुंदर पार भी भेजते हैं, क्या करने के लिए, काम करने के लिए, अपने जो सरहद है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, तो जो वो ट्रूप्स होंगे वो मना नहीं कर सकते, वो जो सिपाहीज होंगे वो मना नहीं करते। ये बात किसमें कही गई थी, आपके मिलिट्री कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857 में कहीं ना कहीं ये जो बात है मेंशन की गई थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इमीडिएट कॉज, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें अच्छी तरह याद रखना है कि इमीडिएट कॉज क्या था। देखो हुआ क्या, रिवॉल्ट 1857 में इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। अब इसका मतलब क्या था, देखो एक ना आपकी हम कहते हैं बुलेट थी, ठीक है, जिसमें आपका क्या था, काओ एंड जो पिग थी उसका फैट था। अब होता क्या था कि पुराने टाइम की जो आपकी राइफल्स है वो कहीं ना कहीं क्या थी, बहुत ही ज्यादा हैवी हुआ करती थी, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जो ट्रूप्स हैं, जो इंडियन ट्रूप्स हैं, ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम दोनों, जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको अपने मुंह से उस बुलेट का पैकेट फाड़ना पड़ता था, ठीक है। एंड वो बुलेट बनी किससे थी, तो काऊ और पिग जो होते हैं उनके फैट से बनी थी, जिससे ये कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया कि
जो बुलेट है उसके पैकेट को टीयर करने से क्या होगा, इंडियंस का और मुस्लिम्स का धर्म भ्रष्ट हो गया। अब ये चीज क्यों कंसीडर की गई, बिकॉज इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं काओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो आपके मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पिग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसीडर किया गया कि इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उन लोगों का क्या हो गया, कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट हो गया, ठीक है। एंड उन्होंने क्या कर दिया, ये रिवॉल्ट शुरू कर दी। देखो एक चीज है, इंडिया में आप धर्म के ऊपर आज भी बोलो तो भी लड़ाई है, और पास्ट में भी बोलो तो भी लड़ाई है, ठीक है। तो ये क्या थी, मेजरली धर्म पे ही थी कि काओ का अगर लग गया मुंह पे पैकेट फाड़ते हुए तो ऑब्वियस सी बात है मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। सेम स्टैंड्स फॉर पिग, बट पिग किसके लिए होता है, आपके जो स्पेसिफिकली इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं उनके लिए। देन ये जो ह्यूमर है बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग गया, ठीक है। और जिससे क्या होगा, जो आपके सिपॉइज है वो बहुत ज्यादा किस में आने लगे, गुस्से में आने लगे, ठीक है। अब देखो, बिफोर द लोडिंग द राइफल्स ऑफ सिपाही बाइट ऑफ द पेपर ऑन द कार्टेज, बोथ हिंदू मुस्लिम सिपाही रिफ्यूज टू यूज देम, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ट्राई टू मेक अमेंड, ठीक है, फॉर द एरर एंड द ऑफेंडिंग कार्टेज वर विड्रॉ बाय द डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, ही ट्राइड, लुक ही ट्राइड कि चलो किसी तरह मैं क्या कर लूं, ये जो लोग इतना भड़के हुए हैं उस भड़क को कहीं ना कहीं रोक लूं, ठीक है। अगर मैं उसको कहीं ना कहीं रोक लूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लड़ाई नहीं होगी, ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपकी लड़ाई थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, ऑलरेडी जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा भड़क चुके थे, ठीक है। जो मुस्लिम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा भड़क चुके थे कि नहीं, हमसे इन्होंने क्या करवा दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। और अगेन वही बात कि धर्म के नाम पे आज कुछ हो या कल कुछ हो, ठीक है, इंडिया में लड़ाई जो है होती ही रहेगी। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्च में 1857 मंगल पांडे क्या करते हैं, सिपाही ऑफ बैरकपुर, ही रिफ्यूज टू यूज द कार्टेज एंड अटैक्ड ऑन हिज सीनियर ऑफिसर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज ऑफ योर मंगल पांडे। कि मंगल पांडे क्या कर देते हैं, जो बैरकपुर के किस तरह से सोल्जर्स होते हैं, वो ये जैसे ही बात सुनते हैं उनको लगता है कि अरे इन लोगों ने हम इंडियंस का धर्म भ्रष्ट करवा दिया है, तो वो इस चीज को कवर अप करने के लिए क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। अब वो अटैक किस पे करते हैं, तो वो अटैक करते हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स पे, ठीक है। और सीनियर ऑफिसर पे अटैक करते ही उनको कहीं ना कहीं डेड पेनल्टी जो है दे दी जाती है। एंड ऑन 8 ऑफ अप्रैल जो है वो उनको डेथ जो है मतलब उनको हैंग कर दिया जाता है, उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अब इस 8 अप्रैल में जो हुआ, ठीक है, उसका जो बदला है वो कब लिया जाता है, तो वो 9 ऑफ मई को लिया जाता है। टोटल 85 सोल्जर्स होते हैं, कहाँ पे, मेरठ में। वो भी क्या करते हैं, न्यू राइफल को यूज करने के लिए मना कर देते हैं, ठीक है। एंड उनको कहाँ भेज दिया जाता है, 10 साल के लिए जेल में जो है भेज दिया जाता है। मेजरली मैं आपको एक चीज बताऊं तो मेन रीजन इसमें होता क्या है, तो मेन रीजन यही था कि धर्म के नाम पे आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट राइफल्स क्या हुआ कि जो इंडियंस थे और जो मुस्लिम्स थे, कहीं ना कहीं उनका जो एक रिलीजियस फैक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, पिंच हो गया था, वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काम आ जाता है पहले तो लॉर्ड कैनिंग का, कि लॉर्ड कैनिंग ने जो इतना मतलब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या वो एक्चुअली में हो पाए, सो द आंसर इज नो। कि जब लॉर्ड कैनिंग ने आपके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की तो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो बात थी वो ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी थी, राइट। फिर आपका जैसे ही ये बात जो है थोड़ी आगे बढ़ती है, मंगल पांडे तक जाती है, तो मंगल पांडे क्या करते हैं, जो बैरकपुर में थे वो जो अपने सीनियर लेफ्टिनेंट होते हैं, सो जो भी होते हैं उनके हायर रैंक के, उनको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है, जिससे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जैसे ही उनकी डेथ होती है कहीं ना कहीं वो एक मर्डरर कंसीडर किए जाते हैं, एंड मर्डर को क्या दे दिया जाता है, फिर आपकी हैंग पनिशमेंट दे दी जाती है, और वही मंगल पांडे जी को दे दी गई थी। लेकिन हम आज भी उनको क्या कंसीडर करते हैं, शहीद कंसीडर करते हैं, बिकॉज उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब जैसे ही उनको हैंग कर दिया जाता है, वैसे ही देवर 85 सोल्जर्स मेरठ में, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि हम जो ये राइफल्स है उसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बट आज इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, इन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, तो होता क्या है, इनको जेल भेज दिया जाता है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके इम्पैक्ट इमीडिएट कॉज होते हैं जो हमें आपके देखने को मिलते हैं किसमें, इस रिवॉल्ट 1857 में।
देन अब ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुई, ये रिवॉल्ट आपकी फेल क्यों हुई, ठीक है, क्योंकि पहला क्या था, लिमिटेड अपस्प्रिंगिंग, ठीक है। Although the revolt was fairly widespread, large part of country remained unaffected by it। कि भाई देखो, ये जो आपकी रिवॉल्ट थी ना, ये क्या होगी, वाइडली स्प्रेड तो हुई बट उतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई, ठीक है। थोड़ा सा आप नॉर्थ ले लो, थोड़ा साउथ ले लो, हल्का बहुत वेस्ट और हल्का बहुत ईस्ट ले लो, मतलब थोड़ा थोड़ा सेंटर में ही रह के रह गई, ज्यादा फ्लरिश नहीं हुई। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लरिशमेंट कहीं ना कहीं जो है ये आपका इतनी सक्सेसफुल रिवॉल्ट जो है नहीं रह पाई। देन द रिवॉल्ट वॉज मेनली कन्फाइंड टू द डोयाब रीजन। अब दोआब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये वाटर बॉडी है, दूसरी ये वाटर बॉडी है, और बीच में क्या है, एक तरह से लैंड मास है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, आपका दोआब बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेजरली कहाँ पे रही, आपके दोआब के रीजन्स पे रही, ज्यादा नहीं फैल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंध गई, ठीक है, राजपुताना, कश्मीर, मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब यहीं पे रही। फिर लास्ट प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, कश्मीर, फिर जैसे राजपुतानास हो गए, तो ये जो है इधर ही रही। साउदर्न में तो क्लियरली ये जो है फ्लरिश ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब इसकी फ्लरिशमेंट कम हुई, ये ज्यादा जा ही नहीं पाई आगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो रिवॉल्ट है ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं हमें आजादी तो आपके पूरे इंडिया को ही चाहिए थी ना। अकेला नॉर्थ रीजन आजादी लेके क्या करता, नाचता, ठीक है। तो वही सेम बात थी। फिर नो अफेक्टिव लीडरशिप, की एज सच देयर वर नो लीडर, ठीक है। ऑल्दो नाना साहेब वर देयर, तांत्या तोपे वर देयर, राणा लक्ष्मीबाई देयर, ठीक है, दे वर ब्रेव लीडर्स, ठीक है, बट दे कुड नॉट ऑफर अफेक्टिव लीडरशिप। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वो ना अपने ही रीजन में उलझ के रह गए, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे हो गए कि मेरा ही रीजन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, तो वाई शुड आई हेल्प अदर्स, ठीक है। पहले दूसरों के पास जाने से बेटर है कि मैं अपनी जो घर की नाव है उसको कहीं ना कहीं बचा लूं, ठीक है। और वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि जो ये लोग हैं बहुत अच्छे, ऑल दो इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स कंसीडर किए गए कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत बड़े लीडर्स कंसीडर किए गए, बट बात वही है कि चीजें जो है इन पे मतलब इन पे पहले आ गई, तो इन्होंने कहा हम खुद पहले अपने निपटेंगे इन चीजों से, फिर बाद में जो है बाकी लोगों की हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से अगेन ये जो आपकी रिवॉल्ट है ज्यादा फ्लरिश नहीं हो पाई एंड इतनी ज्यादा सक्सेसफुल जो है हमें देखने को नहीं मिलती है आपकी ये रिवॉल्ट 1857। अब फिर आता है लिमिटेड सोर्सेज एंड नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज का मतलब क्या है, रेबल्स लैक्ड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मेन एंड मनी। द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड स्टेडी सप्लाई ऑफ मेन, मनी एंड आर्म्स इन इंडिया। यहाँ पे देखने को मिला कि अगर हम इंडियंस को किसके साथ कंपेयर करें, ब्रिटिशर्स के साथ करें, तो यहाँ पे मेन कम, यहाँ पे मेन बहुत ज्यादा, यहाँ पे मनी बिल्कुल कम, और यहाँ पे मनी बहुत ज्यादा, यहाँ पे नो आर्म्स, और यहाँ पे आर्म्स हैं भी और ज्यादा। तो इस कंपैरिजन से क्या पता चला कि जो इंडियंस हैं वो पहले ही इस डाटा को देख के क्या गए, बहुत ज्यादा घबरा गए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ये जो रिवॉल्ट है वो नहीं जीत पाए। और एक्चुअली अभी तक इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अभी देखो ना, इनके पास कोई राजा ही नहीं है, रानी नहीं है सपोर्ट करने को, तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो आदमी नहीं होंगे, और आपके हथियार भी नहीं होंगे। फिर आता है नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास। यहाँ पे देखा गया कि द इंग्लिश एडुकेटेड मिडिल क्लास, रिच मर्चेंट, ट्रेडर एंड जमींदार ऑफ बंगाल हेल्प ब्रिटिशर टू सप्रेस द रिवॉल्ट। भाई जिसको कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, वही बात हो गई कि जो हमारे क्या कहते हैं मर्चेंट्स थे, ठीक है, और ट्रेडर्स थे, जो इंडियन जो जमींदार थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ही जीतते रहे, ठीक है। द रीजन बिहाइंड, दे वर गेटिंग अ फिक्स सैलरी, दे वर गेटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट, दे वर वेरी मच हैप्पी इन देयर लाइफ, सो मे बी दे आर वेरी मच सेटल्ड इन देयर लाइफ, ठीक है। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो रिवॉल्ट है इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, और वही उन्होंने किया। और वो कैसे किया, जब वो ब्रिटिशर्स के पास गए, उन्होंने कहा हम आपका में सरेंडर करते हैं, आपको हमसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है, जिससे जो है आप ये रिवॉल्ट उसको जीत सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ जाता है रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, कि रिजल्ट क्या था,
ठीक है। जब रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी रूल अब एंड हो गया था। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब आ गया है, ठीक है। The great upspringing of 1857 was an important landmark in the history of modern history. The revolt marked the end of the East India Company rule in India. यहाँ पे हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया बाय दिस रिवॉल्ट। मतलब ये रिवॉल्ट 100% अफेक्टिव नहीं थी, बट इसने कुछ तो अफेक्ट डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपकी रिवॉल्ट थी ये बहुत जल्दी सप्रेस हो गई। और भी रीजन थे सप्रेशन के, बट इन्होंने क्या करा कि जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, उसको निकाल फेंका। अब इससे हुआ क्या कि भाई ब्रिटिश क्राउन आ गया। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या था कि पहले तो दे वर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग, अब नाउ दे वांट कि सब कुछ हमारा हो जाए, सब कुछ हमारा हो जाए, ठीक है। पहले तो हम पेपर वर्क ही देख रहे थे, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही देख रहे थे सिर्फ, लेकिन अब आपकी जुडिशरी भी हमारी, ठीक है। अब आपके लोकसभा भी हमारे, अब आपके राज्यसभा भी हमारे, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे। इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के नाम सारी पावर जो है कर दी थी। अब किसके अंदर आ गया था, इंडिया नाउ केम इनटू द डायरेक्ट रूल पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन। दिस अनाउंस्ड लॉर्ड कैनिंग at a darbar in Ahmedabad in a proclaiming issued 1 November 1858 in the name of the Queen। क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, एक तरीके से आपका वाइस रॉय डिक्लेयर कर दिया गया था, किसको, लॉर्ड कैनिंग को, इलाहाबाद के दरबार में इन 1858, ठीक है, जहां पे इनको ये जो टाइटल है वो दिया गया था। अब हुआ क्या था, इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय द क्वीन विक्टोरिया, विच इन अफेक्ट meant द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द इंडियन ऑफिस वर क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। मतलब अब जो इंडिया है वो इंडियंस का रहा ही नहीं। बहुत फेमस कोट है आपके, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कही है कि इंडिया इज फॉर इंडियंस, ठीक है। एंड स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही है कि इंडिया इज फॉर इंडियंस, ठीक है। तो वो जो बात है यहाँ पे बिल्कुल भी सच नहीं होते हुए दिखाई देती है। ब्रिटिशर्स जो है आते हैं और अपना राज जो है अच्छे से यहाँ पे आके जुमा लेते हैं, ठीक है। जो क्या बनता है, मेजर रिजल्ट बनता है आपके इस रिवॉल्ट का। फिर और भी कुछ हमारे पास इसके क्या कहते हैं वो देखने को मिलते हैं आपके रीजंस, ठीक है। पहला होता है रिलीजियस टॉलरेंस। अब उसका मतलब क्या होता है, इट वाज प्रॉमिस्ड ड्यू टू अटेंशन वाज पेड टू द कस्टम एंड ट्रेडिंग इंडिया, ठीक है, कि धर्म को टॉलरेट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो गया, ठीक है। द गवर्नर ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय द गवर्नर ऑफ वाइसराव। द राइट ऑफ इंडियन रूल वर रिकॉग्नाइज्ड। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश्ड। द रीजन बिहाइंड द एबॉलिशमेंट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप, बिकॉज अब तो सारा ही भारत हमारे अंडर है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के क्यों धीरे धीरे करके ये लोगों की जमीन को हड़पना था, ठीक है। देन द राइट टू अडॉप्शन वाज लीगल हायर एक्सेप्टेड, कि चलो एडॉप्शन ऑफ सन अब लीगल कर देते हैं, कोई बात नहीं। देन मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर टू इंडियन सोल्जर्स इंक्रीज्ड। क्या कर दिया गया, ब्रिटिश ऑफिसर के जो काउंट था उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ बंगाल आर्मी दिखाई गई, या फिर बंगाल में डोमिनेंस जो है दिखाई गई बाय और ब्रिटिशर्स। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं आपके। उसके बाद बस इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है आज यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको रिवॉल्ट 1857 अच्छे से समझ आई होगी, बिकॉज रिवॉल्ट 1857 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके जो एग्जाम है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिवॉल्ट 1857 से देखने को मिलते हैं। नॉट फॉर जस्ट सीजीएल बट यस बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे, टेक केयर।